हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था ये जो है स्टेटमेंट के बारे में। क्या होता है स्टेटमेंट कि जो कि एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो उसमें हम लोग जाने थे कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कितने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। तो उसमें पहला था इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। आज हम लोग उसी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे और उसका डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन यूज होता है और उसका कौन सा हेडर फाइल उसको सपोर्ट करता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है जिससे हम लोग बाहर से जो है इनपुट लेते हैं, बाहर से डाटा को एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट के द्वारा हम बाहर को मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम लोग अपने जो कंप्यूटर अपने इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है वो आउटपुट स्टेटमेंट के द्वारा प्रोवाइड करता है। तो हम लोग शुरू करेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो ये जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट तो इसमें शुरू करेंगे हम लोग पहला इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट जो कीबोर्ड के द्वारा वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान। द स्टेटमेंट व्हिच एक्सेप्ट द वैल्यू थ्रू कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान, दैट इज नोन एज इनपुट स्टेटमेंट। वही स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये जो है इनपुट स्टेटमेंट, the statement which accepts data from keyboard और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइल के जब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो डाटा फाइल से भी डाटा को एक्सेप्ट करता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन तत्कालिक अभी जो है वो कीबोर्ड के द्वारा डाटा माने एंट्री इनपुट किया जाता है। तो ये जो है कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम is known as इनपुट स्टेटमेंट। उसी को हम लोग इनपुट स्टेटमेंट कहते हैं। वो स्टेटमेंट जो बाहर से डेटा को मतलब कि कीबोर्ड के थ्रू जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तब इसी को इनपुट स्टेटमेंट कहते हैं। और ये इनपुट स्टेटमेंट में बहुत सारे फंक्शंस जो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है, ऑलरेडी कंपाइलर में स्टोर है, बहुत सारे फंक्शंस जो है यूज किए जाते हैं जो इनपुटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उस फंक्शन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। वो जो है वो कौन कौन कैटेगरी है? पहला है अनफॉर्मेटेड, जिसको हम लोग अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट कहते हैं। जो फंक्शन यूज होता है वो माने ये जो है अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट में और एक फॉर्मेटेड स्टेटमेंट में। ये दो तरह का स्टेटमेंट हुआ। पहला अनफॉर्मेटेड और दूसरा है फॉर्मेटेड। तो ये जो है अनफॉर्मेटेड क्या है और फॉर्मेटेड क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा पहले माने हम लोग इसको जानेंगे और इससे रिलेटेड फंक्शंस कौन कौन यूज किए जाते हैं। तो अनफॉर्मेटेड वो स्टेटमेंट है जो कोई भी डाटा को एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट। पहले से कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है कि जब एक्सेप्ट करेगा कि इनपुट इंटीजर डाटा ही एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तो फ्लोट डाटा ही एक्सेप्ट करेगा। ऐसा कोई उसमें नहीं है। कुछ भी डाटा आ सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, ये जो है न्यूमेरिक में इंटीजर फ्लोट जो भी हो, और स्ट्रिंग डाटा मतलब कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग डाटा भी हो सकता है। कोई भी डाटा को एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट। तो ये जो अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट है इसके लिए जो है अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट क्या है? अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट
जैसा कि जाने हम लोग कि वो स्टेटमेंट जो विदाउट एनी प्री डिफाइंड फॉर्मेट डाटा को एक्सेप्ट करता है थ्रू द कीबोर्ड, दैट इज नोन एज अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट। और इस अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट में नंबर ऑफ फंक्शंस यूज किए जाते हैं जो सपोर्टेड होता है conio.h हेडर फाइल के द्वारा। ये जो है अगर हम इस स्टेटमेंट में अगर हम ये सब फंक्शन यूज करते हैं तो वी हैव टू डिक्लेयर द हेडर फाइल conio.h। conio.h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो इसमें अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट में जो फंक्शन यूज किए जाते हैं वो है getch, दूसरा है getche और तीसरा जो है वो getchar और चौथा जो है वो है getS। ये जो फंक्शन जो है यूज किया जाता है वो है अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट में। वो है पहला है getch है, getchar है और getS है। तो getch में क्या होता है, इट एक्सेप्ट्स ए कैरेक्टर। ये जो फंक्शन होता है वो कैरेक्टर को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इट पॉजेज टिल ए कैरेक्टर टिल ए की इज प्रेस्ड। ये पॉज किया जाता है एग्जीक्यूशन को कब तक, जब तक कि कोई की प्रेस नहीं कर दिया जाए। एंड दैट की विल बी एक्सेप्टेड बाय ए वेरिएबल जो कि कैरेक्टर के रूप में होता है, वो जो है वो कहलाता है getch। तो ये जो है getch वो फंक्शंस है, getch वो फंक्शंस है, ये क्या करता है, इट पॉजेज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कब तक, टिल एनी की इज प्रेस्ड, की ऑफ कीबोर्ड इज प्रेस्ड, जब तक कि कोई की जो है कीबोर्ड का प्रेस नहीं कर दिया जाए तब तक ये पॉज किया रहता है। जैसे की प्रेस करेंगे वैसे वो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। एंड वो जो की होता है एज ए कैरेक्टर वैल्यू के रूप में ये एक्सेप्ट करता है। दैट की इज एक्सेप्टेड एज ए कैरेक्टर वैल्यू, एज ए कैरेक्टर वैल्यू। अब जो भी हो कैरेक्टर वैल्यू जो भी हो, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब 0 to 9 भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, हैश कॉमा जो भी हो, दैट कैरेक्टर विल बी एक्सेप्टेड एज ए कैरेक्टर वैल्यू। और वो जो है getch के द्वारा ये काम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे कैरेक्टर जो है एक वेरिएबल a ले लिए और a इक्वल टू getch करते हैं, अगर हम getch करते हैं तो ये जो है ये पॉज कर देगा एग्जीक्यूशन को, और उसी समय जो भी की प्रेस करेंगे दैट द वैल्यू ऑफ की विल बी स्टोर्ड इन ए में वो स्टोर हो जाएगा। ये तो हो गया getch। अब इसी का एक एडवांस मैंने थोड़ा सा इसमें ये होता है कंफ्यूजन कि जैसे कि कोई प्रेस करते हैं तो पता नहीं चलता है कि कोई की प्रेस हुआ कि नहीं हुआ और आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा कंफर्म होना तो इको साउंड जनरेट करें, इको मतलब बीप का आवाज आए, जैसे कि कोई प्रेस करें एक ऑडिएबल साउंड जनरेट करें, तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन है दैट इज नोन एज getch फंक्शन। मतलब getch में ही हम लोग ई लगा देते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है वैल्यू बट विथ ए इको साउंड। इको मतलब जैसे कि प्रेस किए वैसे उसके एक ऑडिएबल साउंड जनरेट कर देगा, इसलिए इसका नाम है getch जो है एक्सेप्ट एनी की प्रेस्ड विथ इको साउंड, विथ मैंने इको साउंड के थ्रू ये जो है वो प्रेस किया जाता है। तो ये जो है क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स ए कैरेक्टर विथ इको साउंड के थ्रू ये साउंड को एक्सेप्ट करता है। इसका भी वही सिंटेक्स है, ये फॉर्मेट लिखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग पिछला एग्जाम्पल में लिए कि कैरेक्टर अगर ए है और ए इक्वल टू हम getch करते हैं। दोनों में यही डिफरेंस है कि getch विदाउट इको साउंड जो है वो आगे बढ़ जाता है जबकि कोई प्रेस करते हैं, बट getch जो है इको साउंड जनरेट करता है। लेकिन दोनों जो है एक
मतलब वो पॉज कर देता है एक्सेक्यूशन को जब तक कि कोई की प्रेस नहीं कर दिया जाए। ये तो हो गया गेट सी एच ई या गेट सी एच। अब तीसरा जो फंक्शन है वो जो है, इसमें क्या होता था कि हम कोई की प्रेस किए और वो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता था कि कौन की प्रेस किए। तो इसको और भी थोड़ा सा और भी मैंने क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो है कौन की प्रेस की वो दिखाई दे, और जब फाइनली हम इंटर की प्रेस कर दें तब वो कैरेक्टर वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट करें, तो इसके लिए स्पेशली फंक्शन बनाया गया गेट सी एच ए आर। तो ये जो है गेट सी एच ए आर इसी तरह का एक फंक्शन है जो है गेट सी एच ए आर। तो ये जो है गेट सी एच ए आर, ये जो है गेट सी एच ए आर, ये भी एक फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करता है कैरेक्टर को, बट व्हेन इंटर की इज प्रेस्ड। ये भी पॉज कर देता है एक्सेक्यूशन को और हम कैरेक्टर एक ही प्रेस करते हैं, लेकिन इट ओनली एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ की व्हेन इंटर की इज प्रेस्ड। ये जो है ये भी उसी तरह का है, बट इट एक्सेप्ट्स द वैल्यू ऑफ की when enter key is pressed, जब वो इंटर की प्रेस होता है तब ये जो है वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और वो होता है गेट सी एच ए आर। तो है यही डिफरेंस है, गेट सी एच में वो की प्रेस कर देते हैं वो आगे बढ़ जाता है, और गेट सी एच ई में की प्रेस करते हैं इको साउंड जनरेट करता है। बट गेट सी एच ए आर जब तक इंटर के नहीं प्रेस करते तब तक ये जो है वो एक्सेप्ट डाटा को नहीं करता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल इसका भी है इसी तरह सी एच ए आर और जो है ये जो है ए इक्वल टू हम गेट सी एच ए आर कर देते हैं और जो है और उसके बाद फुल ब्रैकेट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई की प्रेस करते हैं तो वो जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, और इंटर की प्रेस करते हैं तब ये एक्सेप्ट करता है। यही जो है वो गेट सी एच है। तो तीनों हम लोग पढ़े, गेट सी एच पढ़े, गेट सी एच ई पढ़े, गेट सी एच ए आर पढ़े। तीनों जो फंक्शंस होता है इट एक्सेप्ट्स ए कैरेक्टर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम थ्रू कीबोर्ड। ये तो हो गया। अब है गेट एस फंक्शन जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ये जो है एक मोर देन वन कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, वन या मोर देन वन कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है जब इंटर की प्रेस किया जाता है। तो ये जो है ये जो है ये गेट एस जो है गेट एस फंक्शन जो है ये जो है इट एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग वैल्यू। ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग वैल्यू, इट एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग वैल्यू थ्रू कीबोर्ड। ये थ्रू कीबोर्ड जो थोड़ा ये जो है एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है ना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका जो सिंटेक्स होता है वो हम लोग सिंटेक्स इसका जो है सिंटेक्स उसको कहते हैं जो एक रूल हो जिसके तहत लिखते हैं हम लोग। तो गेट एस और यहाँ जो है वो एस टी आर देते हैं। यहाँ एस टी आर क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ जो है हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, जैसे सी एच ए आर दे दिए और जो भी नाम दिए, नेम दे दिए, मान लेते हैं नेम, ये मैक्सिमम जो है 25 कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। और ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसमें डाटा अगर हम एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग गेट एस देते हैं और यहाँ नेम दे देते हैं, यही एक्सेप्ट कर देता है डेटा को। तो इस तरह से हम लोग अनफॉर्मेटेड जो है स्टेटमेंट में हम लोग 4 फंक्शन पढ़े। वो है इनपुट स्टेटमेंट में, और इनपुट स्टेटमेंट में वो है गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर और गेट एस। तो ये जो है चारों फंक्शन इनपुटिंग के लिए यूज किया जाता है। इनपुट के लिए जैसा कि हम लोग जाने कि इनपुट वो स्टेटमेंट है जो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और उसको हम लोग बाद में प्रोसेस करने का काम करते हैं और जिससे जो है वो रिजल्ट निकलता है। तो ये तो हो गया अनफॉर्मेटेड स्टेटमेंट। और इसी तरह फॉर्मेटेड, अब है फॉर्मेटेड का क्यों जरूरत पड़ता है। एक्चुअली में अनफॉर्मेटेड में डाटा को हम एक्सेप्ट कराते हैं, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है।
but numeric data are also accepted as a string value and that value cannot be used in numerical calculation. वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इसी के लिए एक फॉर्मेटेड स्टेटमेंट यूज किया गया कि जब हम लोग न्यूमेरिक डालें तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट में डालें कि भाई जब भी एक्सेप्ट करेगा तो वो इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। अगर हम दूसरा वैल्यू देते हैं तो इट विल बी ए इनवैलिड, वो इनवैलिड हो जाता है। तो पहले ही से डिफाइन कर देते हैं तो हम सचेत रहते हैं कि उसमें जब भी वैल्यू जाएगा वो जब जो भी वैल्यू हम दें इट विल बी एक्सेप्ट एज ए इंटीजर वैल्यू। अगर हम फ्लोट डिक्लेयर किए हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट में तो जब भी एक्सेप्ट करेगा तो एज ए फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। वो कैरेक्टर दिए हैं तो कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ये जो है स्ट्रिंग दिए हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में जो डाटा को एक्सेप्ट करता है दैट इज नोन एज फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट। इसकी जरूरत पड़ती है कि न्यूमेरिकल जब हम डाटा डालते हैं तो अगर फॉर्मेटेड में डालते हैं तो दैट न्यूमेरिकल डेटा कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्मेटेड में न्यूमेरिकल डाटा अगर डालेंगे तो दैट कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़े हम लोग वो है। और ये जो है अनफॉर्मेटेड हो गया, अब हम लोग फॉर्मेटेड हो जाने फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट। Formatted input statement. Formatted input statement is that statement which accepts the data in predefined format। एक predefined format में डाटा को एक्सेप्ट करता है that is known as formatted input statement। और इसमें formatted input statement में जो फंक्शंस यूज किए जाते हैं वो सिंगल फंक्शन है एंड दैट इज दी ये जो है फंक्शंस यूज इन फॉर्मेटेड स्टेटमेंट ये जो है वो है स्केलअप फंक्शन। स्केलअप फंक्शन जो है ये जो फंक्शन है इसमें यूज किया जाता है इट इज यूज फॉर एक्सेप्टिंग द डेटा in predefined format। एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में डाटा को जो एक्सेप्ट करता है दैट इज नोन एज स्केलअप फंक्शन। ये जो है फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है स्केलअप का जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स जो है इस तरह से होता है। स्केलअप लिखते हैं हम लोग हैं स्केलअप और यहाँ जो है हम लोग एक फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट देते हैं। जैसा कि हम लोग पहले इसको पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हम लोग जो स्पेशल कांस्टेंट पढ़े थे उसमें एक फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट भी पढ़े थे, वही फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट यहाँ हम लोग यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट देते हैं। फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। और साथ साथ जो है हम लोग यहाँ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल देते हैं। इसी के साथ साथ रहेगा ये ठीक है। और उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, उसके बाद सेमीकोलन कर देते हैं। तो ये जो है स्केलअप फंक्शंस का यही होता है कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट हम डिफाइन करते हैं और उससे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं और उसी में डाटा एक्सेप्ट करने का काम ये करता है। जो हम फॉर्मेट डिफाइन किए इन दैट फॉर्मेट ओनली डेटा विल बी एक्सेप्टेड फॉर द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। जिसमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स में एक भी वेरिएबल हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तो दैट शुड बी सेपरेटेड बाय द कॉमा, वो कॉमा के द्वारा सेपरेट होगा। लेकिन हर एक वेरिएबल के लिए जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट का देना होता है और इन सेम सीक्वेंस जैसे जैसे सीक्वेंस में वेरिएबल देंगे उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट भी उसी सीक्वेंस में देने का काम करते हैं हम लोग। तो यही जो है स्केलअप स्टेटमेंट का काम होता है। तो ये जो है इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं स्केलअप का। जैसे देखो स्केलअप का फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट तो है जो फॉर्मेट लिस्ट ऑफ फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट हम लोग स्पेशल कांस्टेंट जो पढ़े थे जिसमें वो हम लोग है। और ये जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, जैसे हमको दो वैल्यू को एक्सेप्ट करना है
फॉर एडिंग दी टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करना है और इसके लिए हमको दो वेरिएबल को एक्सेप्ट करना है। वैल्यू ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन प्रोग्राम, अगर हम वो इंटीजर वैल्यू है तो हम ये कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल हम एक दे रहे हैं, दो वैल्यू को एक्सेप्ट कराना है तो हम यहाँ जो है स्कैन रख देंगे और इंटीजर है, दोनों इंटीजर है तो इंटीजर के लिए अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज डी का यूज करते हैं। जो अभी तक नहीं ये सब्सक्राइब किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें पिछले क्लास का भी बहुत सारे चीज़ अब आएंगे और ये पिछला जो क्लास नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए, जिसमें हम लोग स्पेशल कांस्टेंट डिस्कस किए थे और उसमें एक फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट डिस्कस किए थे हम लोग। तो ये जो है ये दो वेरिएबल लेना है तो हम दोनों जो है वो इंटीजर वैल्यू होगा तो हम यहाँ दो फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट लेंगे हर एक दोनों के लिए, परसेंटेज डी और परसेंटेज डी, और यहाँ कॉमा दे करके और दो वेरिएबल है जैसे यहाँ डिक्लेयर किए हुए हैं इंट ए कॉमा बी और कॉमा एस सम के लिए पहले भी एग्जाम्पल इसके लिए थे, ए और बी इंटीजर है तो इसके लिए फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट और परसेंटेज डी, और ये हर एक में ए एम्परसेंड बी, ईच वेरिएबल मस्ट बी प्रिसीडेड बाई एम्परसेंड। अब सवाल ये उठता है कि एम्परसेंड क्यों यूज करते हैं। एम्परसेंड बाद में हम डिस्कस करेंगे। जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसमें ये एम्परसेंड यूज किया जाता है इसलिए क्योंकि एम्परसेंड सर्चेज द लोकेशन ऑफ दैट वेरिएबल, मतलब कि ए हम जैसे डिक्लेयर करते हैं उसका एक लोकेशन सेट हो जाता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, बी का भी एक लोकेशन है और उस लोकेशन का क्या एड्रेस है उस एड्रेस पे जाकर के डाटा को स्टोर करता है, इसलिए एम्परसेंड देना जरूरी होता है कि इट सर्चेज द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल ए, इट सर्चेज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बी और उस एड्रेस पे जाकर के डाटा को रखता है, इसलिए एम्परसेंड लगाना जरूरी होता है। फॉर ईच वेरिएबल, कोई भी टाइप का वेरिएबल हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, ये जो है वो हमको एम्परसेंड लगाना पड़ता है। केवल एक स्ट्रिंग वेरिएबल ऐसा है जिसमें हम लोग वेरिएबल नेम डायरेक्ट देते हैं, क्योंकि वो एरे होता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। एरे इटसेल्फ एक्सेस द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन, तो ये जो है इसलिए जो है उसमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ, लेकिन हमको जरूरत पड़ती है। तो जैसे ये प्रोग्राम में स्टेटमेंट ये रन करेगा ये जो है कॉल कर देगा और जब तक हम इंटीजर वैल्यू नहीं देंगे उसी तरह ये ए के लिए परसेंटेज डी है, बी के लिए परसेंटेज डी है यहाँ, और इसी सीक्वेंस में हम देंगे और दो वैल्यू को हम एक्सेप्ट कराएंगे। इसी तरह मैंने अगर हम चाहते हैं कि एक कैरेक्टर दें और एक इंटीजर दें तो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक CATR है, एक सी है और एक इंट है, क्या फ्लोट है अगर ए है तो हम लोग इसको दोनों को हम एक ही स्कैनर के द्वारा हम कर सकते हैं डाटा को एक्सेप्ट, या दो स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक ही से अगर करना चाहते हैं तो कैसे, एग्जाम्पल ये 2 हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया, तो ये जो है स्कैनर अगर हम पहले सी लेना चाहते हैं तो पहले हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट सी का देंगे, उसके बाद हम फ्लोट लेना चाहते हैं ए तो परसेंटेज एफ होता है फ्लोट का, ये लेंगे और यहाँ एम्परसेंड सी कॉमा एम्परसेंड ए, इस तरह से हम लोग पहले कैरेक्टर वैल्यू देंगे और उसके बाद फ्लोट वैल्यू देंगे, ये डाटा को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जब भी हम यूज करेंगे तो कॉमा के द्वारा हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। उसी तरह के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बता रहे हैं, जैसे अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे उस समय लिए थे कि नेम 20, अगर हम इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं स्कैनर के थ्रू तो हमको स्कैनर के थ्रू देना है तो परसेंटेज एस देंगे, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट एस होता है, और कॉमा देकर के एम्परसेंड नहीं देकर के हम नेम दे देंगे, क्योंकि नेम जो है एक एरे नेम होगा, बाद में डिस्कस करना है एरे पर, तो ये जो है ऑटोमेटिकली सर्च कर देगा कि वो जो उसका एड्रेस क्या है और उसमें वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन गेट और स्कैनर में स्ट्रिंग वैल्यू जब देंगे तो इसमें एक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इस पर ब्लैंक स्पेस देंगे। अगर हम लोग रमेश कुमार लिखना चाहते हैं तो रमेश को अलग एक्सेप्ट करेगा और कुमार को अलग एक्सेप्ट करेगा, ये जो स्कैनर में यूज करेंगे तब। लेकिन जब गेट में यूज करते हैं तो सिंगल नाम जो है एक्सेप्ट करेगा, जैसे इंटर की प्रेस करेंगे इट विल एक्सेप्ट द बोथ वर्ड, माने रमेश एंड कुमार
एज ए सिंगल वैल्यू, लेकिन इसमें जो है वो बोथ वर्ड जो है रमेश अलग वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट करेगा और कुमार अलग वैल्यू के रूप में एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए हम लोग ये करेंगे। तो इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस किए। इसमें फॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि हम लोग प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है वो है आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसके थ्रू जो रिजल्ट आता है उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे इसको जो है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।